यस सर। हेलो, जाग जाइए। गुड इवनिंग। टाइम टू वेक अप नाउ। स्टार्ट करें क्लास को। तैयार हो? यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिजिक्स तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगने लग जाएगी तुम्हें एंड तक। जिसको नहीं लग रही होगी उसको भी लग जाएगी अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो। और इंटरेस्ट दिखाओगे ना तो जितना डिफिकल्ट लग रहा है ना, सब इजी होने वाला है। हाँ भाई, न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हो गया था यस सर। ना? यस उसमें सर। हमने पढ़ लिया था, बेसिक चीजें पढ़ ली थी, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, है ना। मास नंबर वगैरह सारी टर्म्स पढ़ ली थी। रेडियस हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ ली थी। बाइंडिंग एनर्जी हो गया था बच्चों, यस सर। है ना। एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं इसका। चलो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यस हाँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी हो गया था। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। सबको विजिबल है ना? कूल। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे ट्राई कि हम कंप्लीट कर लें पूरा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, सिंस आपका बाइंडिंग एनर्जी हो चुका है ऑलरेडी। Okay, nuclear fission and fusion also we'll try to cover in today's topic, and then we'll practice few questions. ठीक है। So let me tell you one thing कि इसके अलावा जो आपका रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक है, आपने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा शायद। अगर आपका ये स्कूल में हो गया तो आपने पढ़ा ही होगा। ये जो टॉपिक है इसमें अल्फा बीटा गामा डीके ये सब जो आते हैं, है ना, आपने सुना होगा इसके बारे में अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो। ठीक है। तो ये आपके टॉपिक में हटा दिया है बेसिकली, नीट ने हटा दिया है ये, है ना? नहीं आ रहा है ये बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा तुमको। आई गिव यू एन हंच। ठीक है। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा ताकि अगर इस पे क्वेश्चंस आए, क्योंकि एक टाइम जब था जब ये इंक्लूडेड था सिलेबस में, तो केवल इसी से क्वेश्चंस आते थे। रेडियो एक्टिविटी से ही क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूक्लियर फिजिक्स का, रेडियो एक्टिविटी। इसमें फॉर्मुलाज होते हैं एक्चुअली, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इसमें। न्यूमेरिकल्स बाइंडिंग एनर्जी पे भी बनते हैं, फिजन फ्यूजन पे भी बन सकते हैं, है ना। लेकिन रेडियो एक्टिविटी पे सबसे ज्यादा बनते थे, खासकर जेई में। ठीक है। लेकिन पता नहीं हटा दिया, रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है। तो न्यूमेरिकल तो देखो होपफुली नहीं बनने चाहिए इसमें, बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। इफ नॉट इन दिस क्लास देन इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग सेमीकंडक्टर्स आइदर इन द नेक्स्ट क्लास और उसके अगली क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है तुम्हारा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। तो रेडियो एक्टिविटी का थोड़ा सा आई गिव यू हंच। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। उसके अलावा आपका जो एटॉमिक मास से रिलेटेड टॉपिक्स है न्यूक्लियर फिजिक्स में, देन फिजन एंड फ्यूजन यू कैन आल्सो गो, थोड़ा बहुत गो थ्रू। ठीक है। ये आप करके चले जाना, न्यूक्लियर फिजिक्स का आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के साथ इसके क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि मैंने बताया था, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो भाई थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था बच्चों स्टार्टिंग में? कोई भी न्यूक्लियस होता है मान लो जेड और ए, तो इसमें ए क्या होता है? ए क्या होता है? अरे कोई भी एलिमेंट होता है मान लो उसका मास न्यूक्लियस नंबर। रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ए क्या हो गया? मास नंबर हो गया क्या? यस। यस सर। और जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। अरे एटॉमिक नंबर भी तो इसी से रिप्रेजेंट करते हो ना तुम लोग। यस सर। यस सर। और ये क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, यस सर। है ना। यस। ये पढ़ा था हमने लास्ट टाइम पे। ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें बहुत चीजें पढ़ी थी, वेटेड एवरेज भी पढ़ लिया था कि वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ ली थी, समझ में आ गई थी ना सबको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी? याद आ रहा है? बोला था मैंने कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, मान लो पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो आ रहा है तुम्हारे न्यूक्लियस की तरफ, है ना, न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या करेगा? रिपेल करेगा ना वो। अरे रिपल्शन होगा ना, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस भी, है ना। तो जितनी पास तक ये आ पाएगा न्यूक्लियस के सेंटर से, उसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं?
Distance of closest approach. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये हमने निकालना आपको सिखाया भी था। कैसे कैसे निकालना सिखाया था भाई, किसी को याद आ रहा है क्या? कैसे निकालते थे हम इसको, कौन सा तरीका यूज करते थे? अरे एक कॉन्सेप्ट बताया था ना इसका, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है दूर से, अल्फा पार्टिकल हो गया या प्रोटॉन हो गया या कुछ भी हो गया, है ना, या इवन कुछ और भी है, तो उसके साथ क्या करते थे हम? एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते थे। याद आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन? Yes, sir. अरे यार, स्टार्टिंग में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, याद करो बताया था, है ना। फिर Yes, सेंसर sir. पॉजिटिवली चार्ज रिपल्शन फील करेगा, तो आगे जैसे जैसे जाता जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। और इस पॉइंट पे यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे इसकी हो जाएगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ उतना यहाँ पे किस क्या हो गया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे बात समझ में आ रही है? जितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, उस उतना गेन किस में हो गया, Potential पोटेंशियल energy. एनर्जी। ठीक है, ये फंडा हम यूज कर लेते थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए, है ना। याद आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, कंप्लीटली नहीं भी आ रहा होगा तो पढ़ा था हमने ऐसा कुछ, है ना। देन बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी याद आ रहा है? क्या होता है भाई Yes, sir. बाइंडिंग, क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? अरे बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, नहीं याद आ रहा? बेटा हाथ ऊपर करके बताओ, किसको याद आ रहा है, किसको बताना है। या एक भी बच्चा मैं कंसिडर कर लेता हूँ ना कि तुम में से एक को भी नहीं पता, याद ही नहीं आ रहा कि होता क्या है, तो भी चलेगा, मैं बता देता हूँ फिर। और अगर किसी को आता है तो रेज योर हैंड, सो दैट आई कैन आस्क ना कि भाई, ठीक है जिसको आ रहा है वो बता दो, कोई ना। मुस्कान, मुस्कान कुमारी। सर मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे ब्रेक करने के लिए, उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वही होती है बस। बनाने में अगर मैं बोलूं यूज होती है एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं फिर? अगर बहुत दूर से मैं पार्टिकल लेके आ रहा हूँ और उससे मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, फिर उसमें जो एनर्जी यूज होगी उसको क्या बोलूंगा? हैं सर बाइंडिंग एनर्जी। तो दोनों चीजें हुई ना बेटा, यस सर, वाइस वर्सा। है ना। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, कैसे बोलेंगे हम इसको? बोलो, कोई बात नहीं सना, इट्स फाइन। हाँ, क्या बोला था बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, कि जो ये एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, कैसे डिफाइंड है? ये ऐसे डिफाइन है कि आपको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। जैसे मान लो न्यूक्लियस बना हुआ है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, लेट से, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि और भी होते हैं, लेकिन लेट से कि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है। तो अगर हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ दिया न्यूक्लियस को, लेट से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ दिया, तो कितनी एनर्जी लगी? लेट से तुम्हें को लगी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेट से अज्यूम कर लो कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी, और तुमने न्यूक्लियस को तोड़ दिया, तो जो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो उस न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी, है ना। एनर्जी। सेम तरीके से अगर आपने एक न्यूट्रॉन लेके आया आप कहीं से और एक प्रोटॉन लेके आया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपने जोड़ दिए, एक न्यूक्लियस बना दिया, तो जितनी एनर्जी आपको लगी ना ये पूरा काम करने में, बाइंड करने में, फॉर्मेशन करने में न्यूक्लियस का, उसे भी आप क्या बोलोगे? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलोगे बच्चों, बोलो? बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी। कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, फॉर्मूला याद आ रहा है? यस सर। अगर डेल्टा एम हमारा एम यू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट फिर? 931। ठीक है, डेल्टा एम क्या होता है? डेल्टा एम इंटू, अगर एम यू में होता है तो 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या बच्चों? क्या होता है ये? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, अपॉन एम यू ले लेते हैं, ठीक है। तो 931 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। कूल। तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ जाएगा, ये हमने पढ़ा था, राइट। इसके अलावा हमने मास डिफेक्ट पढ़ लिया था कि भाई ये मास डिफेक्ट है क्या एक्चुअली में, ये जो डेल्टा एम है ये है क्या। तो हमने आपको क्या बताया था कि आइंस्टीन ने भी हमें बताया था
कि जो मास में लॉस हो जाता है भाई, जितना आपका इनिशियली मास होता है उतना फाइनली होता है क्या? नहीं होता। अरे पढ़ा था ना बच्चों कि मान लो तुम्हारी दो चीजें मिल रही हैं और उससे न्यूक्लियस बन रहा है ना, और कुछ एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है। तुम्हारी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिले, उससे न्यूक्लियस बना, उससे कुछ बना और एनर्जी रिलीज हो गई। तो तुम्हारा जो इनिशियल मास था, मान लो न्यूट्रॉन का कुछ मास था, मान लो 5 था न्यूट्रॉन का मास, 5 था प्रोटॉन का मास, तुमने मिलके बनाया न्यूक्लियस। तो क्या तुम्हारा न्यूक्लियस का मास 10 ही होने वाला है क्या? नो सर। नहीं। तुम्हारा मास कुछ थोड़ा सा कम होगा। इसको हम बोलते हैं मास में डिफेक्ट आना। क्यों? क्योंकि वो जो मास है वो हमने किस में यूटिलाइज कर लिया? एनर्जी के रूप में। मास को हमने कैसे यूज कर लिया? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ मास हमारा एनर्जी में यूज हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और ये मास एनर्जी का जो कन्वर्जेशन बोल रहा हूँ, कन्वर्जन है, यही हमारा मास डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया जाता है, और आइंस्टीन ने भी हमें इसी के बारे में बताया। ठीक है, कि कैसे मास को हम एनर्जी के प्रोडक्ट में देख सकते हैं, या मास को यूज कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है। सो दैट डेल्टा एम इज द रिड्यूस्ड मास। क्या होता है वो? अरे बोलो। रिड्यूस्ड मास। है ना। एक्सपेक्टेड मास जो होता है वो ऑब्जर्व्ड मास से अलग आता है, यानी कि एक्सपेक्टेड मास हमारा थोड़ा ज्यादा आता है, पर ऑब्जर्व्ड मास एक्चुअली में थोड़ा कम आता है। क्यों? क्योंकि हमारा मास थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा मास डिफेक्ट हो जाता है ना, कम हो जाता है मास। ठीक है, बात समझ में आई? और कहाँ कम होता है, क्यों कम होता है? क्योंकि उस पर एनर्जी बन जाती है ना। एनर्जी भी तो चाहिए ना भाई न्यूक्लियस बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। हाँ, ये सब हमने पढ़ा था। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। मुझे लग रहा है तुम लोग दिवाली की छुट्टियों से आगे आ नहीं पाए हो, रुक गए हो तुम लोग वहां पे। ऐसा तो नहीं है? नो सर। नो सर। देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ 4 दिन की छुट्टियां थोड़ी ऐसे हो जाता है कि सर अब थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब अगर आप सीधे हमें किसी तरह से बता दें कि कैसे नीट क्रैक करके और सीधे ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अब हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है किसी को? देखो, कुछ टाइम अगर हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इनिशियली भी, तो इनर्शिया ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो इतना परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे बन जाएगा। लेकिन अगर गिव अप कर दोगे ना किसी भी टाइम पे, किसी भी चीज पे गिव अप कर दोगे, तो ये श्योरिटी हो जाती है कि नहीं हो पाएगा। यूल बी फेलिंग दैट थिंग, जो भी आप करना चाह रहे हो। ठीक। सो डू नॉट गिव अप। थोड़ा बहुत पढ़ने का ट्राई करो, थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करो, थोड़ा बहुत आंसर करने का भी ट्राई करो। ठीक है। एंड यू विल गेन दैट मोमेंटम अगेन, यू विल गेन दैट इनर्शिया अगेन। ठीक है। थोड़े टाइम में आ जाएगा वो, फिर से आ जाएगा। ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो आगे कंटिन्यू करें बच्चों? यस यस सर। सर। यस सर। लेक्चर कंटिन्यू करें, न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट करते हैं ना, तो आगे पढ़ पाएंगे, फिर सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अगर एनर्जी थोड़ी कम लगे ना, पानी पीते रहा करो पूरे टाइम। मतलब पूरे टाइम से मेरा मतलब अधिकतर टाइम एनर्जी उससे मेंटेन रहती है। मैंने पहले भी बताया था ये बात। चलो, एक काम करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस, जो हमने पढ़ा हुआ है ना उसके बेसिस पे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक। ठीक है। फ्यू क्वेश्चंस, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर इट। दिस इज अ theoretical question, you can directly answer as 1 2 3 4। मास नंबर के बारे में बताइए क्या सही है।
क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सर सेकंड। Option 4. एटॉमिक नंबर से ज्यादा तो होता है, चलो ठीक है, मास नंबर की तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि मास नंबर जो होगा आपका एटॉमिक नंबर से ज्यादा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की बात हो जाती है उसमें, है ना। एटॉमिक नंबर से ज्यादा तो हो गई, लेकिन क्या कम भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है? कम तो चलो दैट इज वेरी अनइमेजिनेबल, बट एम आई ऑडिबल बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या इक्वल भी हो सकता है क्या? यू थिंक द क्वेश्चन इज, अगर इक्वल होगा, इक्वल भी हो सकता है, तो देन आंसर विल बी डी ऑप्शन, बट क्या हो सकता है ऐसा? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल बच्चों? जस्ट से यस और नो। Yes, इक्वल sir. हो सर सकता है? यस सर। हाँ, तो इक्वल कौन से केस में हो सकता है? इन विच केस मास नंबर बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर? आंसर इज, मैं बता देता हूँ, देखो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। Voice break हो रही है. इंतजार। अभी आ रही है क्या बच्चों मेरी आवाज? Sir, break आ रही है. अच्छा, आ रही है लेकिन ब्रेक होके आ रही है, राइट? Sir, थोड़ी आ रही है, मतलब ब्रेक हो रही है बीच बीच में. अच्छा, बीच में ब्रेक हो रही है, वेट करो वेट करो, आई एम ज्वाइनिंग अगेन, ठीक है। अभी आवाज आ रही है क्या बच्चों? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। अभी आ रही है?
Yes, sir. विजिबल है क्या? No, sir. स्क्रीन विजिबल नहीं है, वेट। Yes sir, visible है. ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, हम बात कर रहे थे कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कैसे है, राइट? Yes, sir. इन केस ऑफ हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं? 1. 1 न्यूट्रॉन्स नहीं होते, 0 है ना? इस केस में आपका जो मास नंबर होगा, क्या वो एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं हो जाएगा? Yes sir. yes sir So we can put fourth option as the correct option, right? yes sir ना, फोर्थ Yes, ऑप्शन sir. गलत थोड़ी बता सकते हो तुम, है ना? सो यू हैव टू मार्क इट 4 एज करेक्ट, है ना? यू कैन नॉट मार्क 2 एज करेक्ट। समझ में आया सबको? Yes, Yes sir. yes sir ओके, सॉल्व द नेक्स्ट वन। अगला सॉल्व करेंगे। Masses of nucleons, neutrons and protons are m and mp respectively. Nucleus is divided in neutrons and protons, then the relation would be, ये पढ़ा हुआ है हमने रिलेशन, देखते हैं आप सही कर पाते हैं या नहीं। करो, उसको सॉल्व करो। फर्स्ट आ रहा है मुस्कान का। yes, sir. अच्छा, न्यूक्लियस के मास की बात हो रही है। मासेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स आर एम। ठीक है, न्यूक्लियस का तो एम है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एन और पी है, एम एन और एम पी। अभी तुमने रिलेशन मास डिफेक्ट में भी पढ़ा हुआ है बच्चों, भूल गए क्या तुम लोग? मास डिफेक्ट में याद है, मैंने रिलेशन पढ़ा था ये। इधर देखो सब लोग, आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. जो yes मास sir न्यूक्लियस होता है, वो जो मास एक्सपेक्टेड होता है, उससे कुछ ना कुछ माइनस करके आता है ना। ऑब्जर्व जो मास होता है, याद करो, एक्सपेक्टेड yes मास sir कितना था तुम्हारा? ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लो। मान लो एक न्यूट्रॉन का मास है एम एन, ए माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दो। और एक एक प्रोटॉन का मास है एम पी, तो उसको जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन तुम्हारा जो मास है, जो आने वाला है न्यूक्लियस का, इसमें से कुछ तो तुम्हारा माइनस करना पड़ेगा ना। याद करो, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट माइनस करते थे हम, याद करो, आ रहा है याद? एटम माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑल ओवर जो मास आएगा, ये तो कम आएगा ना। अरे इस वाले पार्ट से तो कम आएगा ना। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास देखो, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो लेफ्ट साइड में होते थे, इधर बनता था न्यूक्लियस। तो याद आ रही है ये बात? याद आ रही है सबको? बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? yes sir Yes, sir.
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लेफ्ट में होते थे, न्यूक्लियस राइट साइड में बनता था रिएक्शन में। इतना तो पता है, इतना तो याद आ रहा है। अरे इतना तो याद आ रहा है ना। यस सर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर तुम मास ऐड करोगे तो न्यूक्लियस के मास के बराबर आता है क्या वो, या न्यूक्लियस का थोड़ा जो मास आता है वो कम आता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से? मास डिफेक्ट पढ़ा था ना हमने कि जो यस सर, न्यूक्लियस का कम मास होता आता है। है ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, रिवाइज भी कराया है ना। तो जो आपका एम है न्यूक्लियस का मास, वो तो कम आना चाहिए ना न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, लेफ्ट साइड वाली यस चीजों से सर। कम आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड। ओके, सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना रेडियस का, उसको याद करो और उस फॉर्मूला को लिख के और फिर ग्राफ बनाने का ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है। हुआ किसी से थोड़ा आइडिया लगा क्या करना है, या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? बच्चों यू नीड टू आंसर यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ए ऑप्शन शिखा कैसे किया? सर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनाई। क्या तो बना फिर इक्वेशन? सर वो वाला फॉर्मूला था ना, r इक्वल्स टू आर नॉट ए रेस्ट पावर 1/3, उससे वेरी उसके गुड। उससे ln मल्टीप्लाई करा हम्म और ln r बाय आर नॉट एक साइड ले गई, हम्म ए रेस्ट टू पावर 1/3 एक साइड था, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसलिए मैंने बोला स्ट्रेट लाइन। ओके, और वाई और एक्स पे क्या क्या आया? सर y पे ln r बाय आर नॉट और x पे a है शायद। एक्स पे ए है। बेटा अगर हमें ना, समझो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से समझो। अगर हमने ना कुछ चीज करी और उसमें हमारा 100% खुद का योगदान नहीं है, योगदान मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बाद में दिक्कत करेगी। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर आंसरिंग इन क्लास, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर अलर्ट, यू आर बेटर देन द स्टूडेंट्स जिनको मतलब नहीं है क्लास में आंसर करने से। ठीक है, एंड इट्स, आई एम वेरी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इट्स बीन 8 मंथ्स मेरे साथ पढ़ते हुए। आप लोगों को 6 महीने हो गए, 5 से 6 महीने तो आप मुझसे मेरे साथ ही पढ़ रहे हो। उससे पहले भी काफी बच्चे आंसर भी नहीं करते हैं, और आंसर करते ही नहीं है। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर पढ़ भी नहीं रहे हैं, केवल बैठे हैं क्लास में, तो भाई पता नहीं व्हाट दे वांट विद देयर लाइफ। लेकिन आप आंसर करो तो आई एम अप्रिशिएटिंग दैट। बट ये बात सब पे वैलिड है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ट्राई करो और समझने का ट्राई करो तुमसे गलती कहाँ हो रही है, या तुम्हें समझ में क्या नहीं आ रहा है। ये मत ट्राई करो कि आंसर तुम कैसे निकाल लोगे। आंसर निकालने से मतलब नहीं, ये प्रैक्टिस करते वक्त नहीं करना ये चीज। जब पेपर देने जाओगे ना, तब करो ये, तब एटीट्यूड ये होना चाहिए कि बस आंसर निकाल दूं मैं, मुझे बस आंसर निकालना है। लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना,
क्लास में या घर पे, तो पूरा दिमाग इस पर होना चाहिए कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना, कौन सी चीजें जो मुझे समझ में नहीं आ रही है इस क्वेश्चन में या इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो दैट इज द वे यू शुड ऑपरेट, इन विच यू शुड ऑपरेट, ठीक है। इधर देखेंगे सब लोग, डिस्कस करें बच्चों या टाइम चाहिए? अरे सर डिस्कस करें। डिस्कस। सर डिस्कस। सर डिस्कस। यस सर। इधर देखो, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था यार न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। इसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला था ना हमारे पास ये। इसमें ए क्या होता था बच्चों? व्हाट वुड बी द ए? व्हाट वुड बी ए? मास नंबर। और आर नॉट क्या होता था? व्हाट वाज आर नॉट? आर नॉट क्या होता था, भूल गए? किसी को याद है? एनीबॉडी? सर 1.2 फेम्टोमीटर। 1.2 फेम्टोमीटर। आई श्योर? यस सर। यस सर। सो इट इज अ कांस्टेंट बेसिकली, उसका वैल्यू है 1.2 फेम्टोमीटर या फिर 1.2 टेंस पर -15 मीटर, ठीक है। फेम्टो का मतलब वही होता है, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट, इट्स अ कांस्टेंट। एंड वैल्यू याद रहेगी तो अच्छी बात है, नहीं रहेगी तो भी जनरली दे देते हैं वो, ठीक है। इसमें नहीं दी मान लो, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं थी, अदरवाइज दे देते हैं, ठीक है। 1.2 फेम्टोमीटर, ठीक है। तो अब तुमको बनाना है ग्राफ, किसके बीच में? ln r बाई आर नॉट और ln a के बीच में। तो खुद ने दे दिया बेटा, खुद ने उसने बता दिया कि ये है तुम्हारा y और ये है तुम्हारा x। यानी कि जब तुम ग्राफ बनाओगे, तुम y पे क्या प्लॉट करोगे? ln r अपॉन आर नॉट। और x पे क्या प्लॉट करोगे बताओ, बोल के बताओ। LNA। ln a प्लॉट करोगे। अब इसमें बताओ डिफिकल्ट है क्या समझना? नहीं है ना डिफिकल्ट, समझ में आ रहा है नो ना? सर। है ना, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ने लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में खुद Yes. ने लिखा था फिर भी हम थोड़ा कंफ्यूज रहते कि भाई किस में ग्राफ बनाए, है ना। बट क्वेश्चन ने आपको खुद ही बता दिया है कि आपको इन दोनों चीजों के बीच में ग्राफ बनाना है। ओके, नाउ यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट दीज थिंग्स। कैसे करोगे? अब r बाई आर नॉट का टर्म दिखा मुझे, तो r बाई आर नॉट का टर्म दिखते मेरे दिमाग में आया कि फॉर्मूला तो मुझे ये पता है, और मुझे कहीं ना कहीं से r बाई आर नॉट का टर्म निकालना ही पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको डिवीजन में ले जाऊं, ठीक है। ये बन जाएगा r बाई आर नॉट equals to a to the power 1/3. Now the next step is very simple. This is asking me to take ln. लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़े ना सबने? यस सर। यस सर। दोनों तरफ अगर मैं ln ले लूं, ठीक है, बेस 10 वाला लॉग में, तो r बाई आर नॉट हो जाएगा लेफ्ट में, और इधर क्या हो जाएगा? ln a to the power 1/3. इज दिस करेक्ट? यस सर। अब सबको पता है लॉग सॉल्व करना, ये जो पावर होती है आगे आ जाती है क्या? यस सर। तो लेफ्ट साइड में तो ln r अपॉन आर नॉट ही रहेगा, राइट में क्या हो जाएगा? 1/3 ln एलन। a. LNA। इज दिस करेक्ट? Yes, sir. यस सर। अंडरस्टैंडेबल? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। नाउ वी गॉट आर y एंड x, वी गॉट आर y एंड x, है ना। नाउ वी जस्ट नीड टू नो कि इसमें y क्या है, x क्या है और m क्या है, ठीक है। बिकॉज इट इज वेरी क्लियर कि ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। समझ में आ रही है ये बात समझ में आ रही है सबको कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। इसमें आपका ये तो बन रहा है y, ये वाला पार्ट बन रहा है x, और ये क्या बन रहा है? 1/3 m ना, स्लोप। इट्स वेरी एविडेंट कि ये बनने वाला है स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑप्शन, इसमें स्लोप क्या बनेगा बच्चों? m इक्वल्स टू 1/3। इज दिस करेक्ट? यस सर। समझ में आया Yes, sir. कोई? Yes, sir. या इसमें डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। श्योर? आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, cool. So there's one more question. Time बचा है क्या हमारे पास? No, we don't have time. We can put it in homework. We can put it in homework, no problem. And we can continue our topic. इसको कर लेना एक बार, है ना बच्चों? ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना? पढ़ लो एक बार चाहे तो, देख के मुझे बता दो हो जाएगा ना ये क्वेश्चन, या नहीं होगा तो बता दो, इट्स फाइन। तुमने पढ़ा हुआ है, तुमने ये पढ़ा हुआ है, जो जो रिक्वायर्ड है ना इसको करने के लिए, वो तुमने पढ़ा हुआ है। तो तुम एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो विल डिस्कस इट, है ना। नहीं होता है तो विल डिस्कस इट। अच्छा, डिस्कशन कैसे होता है? आप लोग पूछते नहीं हो एक्चुअली, आप लोग पूछ लिया करो कि सर वो जो क्वेश्चन पढ़ा था उसको एक बार डिस्कस कर ले, लास्ट क्लास वाला, ठीक है। तुम लोगों में से एक भी बच्चा नहीं पूछता है, तो इसको करके लाना,
ठीक है, ट्राई जरूर करना। चले आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cool. हाँ भाई, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी से कवर हो जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था भाई कि न्यूक्लियस है अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और A एटॉमिक मास वाला, तो उसको बनाने के लिए कुछ बाइंडिंग एनर्जी लगती है। पढ़ा था हमने, है ना, Yes, sir. जिसको हम Yes, sir. डेल्टा Yes, ई sir. नॉट भी बोल देते हैं, लेट से ई नॉट बोल लो या डेल्टा ई नॉट बोल लो, ठीक है। तो इसमें ए जो होता है बच्चों, ये ए जो होता है ना, ये पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? Nucleus. Nucleons. ये मैंने पहले भी बताया था, अगर नोटिस किया हो तो। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, Yes, sir. है ना, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इसको। तो तुम्हें क्या नहीं, अब तुमने बाइंडिंग एनर्जी तो पढ़ ली है, अब तुमको बस ये पूछ रहा है ये कि बाइंडिंग एनर्जी को अगर तुम पर न्यूक्लियॉन निकाल लो, यानी एक न्यूक्लियॉन के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। अभी तो पूरे न्यूक्लियस के लिए हम समझ रहे थे। इज दिस करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है? इट इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए टू टेक आउट वन न्यूक्लियॉन या वन पार्टिकल। कोई पार्टिकल के लिए भी अगर हमें निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि अगर न्यूक्लियस से हमें किसी न्यूक्लियॉन को निकालना है या पार्टिकल को निकालना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ये हमें बताता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। या फिर हमें ये स्टेबिलिटी भी बताता है ना, स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ बताएगा ना हमें न्यूक्लियस की। अरे यार नहीं समझे तुम। मान लो कोई न्यूक्लियस अगर स्टेबल है, स्ट्रेंथ है उसमें, है ना, मजबूत है मान लो, ठीक है, तो वो निकलने देगा क्या अपने पार्टिकल को, अपने न्यूक्लियन को No. निकलने देगा क्या वो? No, sir. नहीं निकलने देगा, है ना। बहुत ही इजी सी बात है, सिंपल सिंपल सी बातें समझने के लिए तो, है ना। तो ये तुम्हें, अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है मान लो, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रेंथ होगी उसमें, न्यूक्लियस में, Yes, sir. ठीक है। तो ये क्या होता है? स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, ऑफ एक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए से लिख लो, है ना, या फिर आप डेल्टा ई नॉट अपॉन ए लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या बताता है ये हमें? ये बताता है स्टेबिलिटी। बेसिकली क्या चीज है ये? स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है ये। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है ये। किसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है ये? न्यूक्लियॉन्स का, Nucleus. हाँ, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, फॉर न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं, जैसे कि जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि भाई किस बारे में बात हो रही है, समझने के लिए। लेट्स से कि बाइंडिंग एनर्जी किसी एक फर्स्ट न्यूक्लियस की पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन, लेट्स से वन एक अलग न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नंबर 1 और एक है 2, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो लेट्स से कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1 की ज्यादा है 2 से, 1 की ज्यादा है 2 से। तो इसका क्या इन्फरेंस होता है, क्या मतलब होता है इसका? क्या इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस 1 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? ये बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. अरे समझ में आया ना सबको क्या हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में? किसी भी न्यूक्लियस से कोई भी पार्टिकल निकालना है ना, या न्यूक्लियॉन निकालना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, उसको निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम निकाल लोगे, है ना, ऐसा हाथ डाला और निकाल लिया, ऐसे तो कर नहीं पाओगे। अरे बात समझ में आ रही है? जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो पकड़ के रखेंगे ना अपने पार्टिकल्स को। अब तुम्हें निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी कितनी ज्यादा चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हें बताता है कि भाई कितनी एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस से निकालने के लिए, न्यूक्लियस से पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए, या न्यूक्लियर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, एक तरह से अगर आप समझो। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो टॉपिक है, जो टर्म है, वो हमें बेसिकली ये बताएगा कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बात होती है, ठीक है। इस टर्म को यूज करते हुए हम बता पाते हैं कि कौन से एलिमेंट का न्यूक्लियस कैसा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मास नंबर से हमने रिलेट भी किया हुआ है, कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर,
है ना, मास नंबर यानी ए वही, ठीक है, उससे उसके साथ चेंज होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मास नंबर बढ़ रहा है, इनिशियली जब मास नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मास नंबर थोड़ा कम था, फिर थोड़ा बढ़ा, है ना, मास नंबर बढ़ा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ी, है ना। और आयरन की तक आते आते 56 पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा हो गई, मैक्सिमम हो गई एक तरह से। कितनी है उसकी वैल्यू, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर स्लोप बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, यानी कि मान लो यहाँ पे 78 होगा, है ना, मास नंबर मान लो 78 आया होगा, है ना, 88 86 आया होगा, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है आयरन के बाद, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है ना। हालांकि गैप इतना नहीं है, इनिशियली गैप ज्यादा है, क्या ये बात नोट हो रही है सबको, इनिशियली गैप ज्यादा है, इनिशियली गैप ज्यादा है, बाद में इतना गैप नहीं है ना। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हम बात करें तो वो डिक्रीज हो रही, तो एक पॉइंट तक आते आते बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। और जब पॉइंट जो मैक्सिमम आ रही है वो आयरन पे देखी जाती है जनरली, यानी कि उसके जो न्यूक्लियस है उससे पार्टिकल निकालना मुश्किल होता है, उसका स्टेबल होता है न्यूक्लियस बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है न्यूक्लियस उसका। तो यहाँ तक समझ में आया सबको, कॉन्सेप्ट समझ में आया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, ठीक है। यस सर। Yes, अब sir. इससे एसोसिएटेड फिजन फ्यूजन भी है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मीडियम न्यूक्लियाई आर हाईली स्टेबल, मीडियम न्यूक्लियाई किसको बोला जा रहा है, आयरन को, है ना तो उसका मास नंबर ज्यादा है ना कम है, बीच में है वो, मीडियम न्यूक्लियाई है ना। जैसे ये हेवियर न्यूक्लियर की हम बात करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्लोली डिक्रीजेस, स्लोली, ठीक है, जैसे जैसे ए बढ़ेगा मास नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता जाएगा, इसलिए मीडियम न्यूक्लियाई के लिए ज्यादा है, हाईली स्टेबल है उसका, है ना। Heavier nuclei being unstable have tendency to split into medium nuclei। अब इस बात को समझेंगे बहुत ध्यान से। अगर कोई न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्या ये बात समझ में आ रही सबको, ये तुम्हारा ग्राफ है, ये ऐसे चला और ये ऐसे आ गया। अब जो यहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियाई है, लेट से फेरस था, आयरन था, ठीक है, ये स्टेबल होगा क्या बच्चों, स्टेबल न्यूक्लियाई होगा क्या ये? यस सर। Yes, sir. ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया, ये मास नंबर हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसके बीच में ग्राफ है। अब इसके पहले और इसके आगे अगर जाता जाएगा, ये इसके पहले जाए या इसके बाद में जाए, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी रिलेटिवली तो कम हो रही है ना आयरन के मुकाबले। Yes. यस सर। तो मान लो कुछ हो जाए, मान लो अनस्टेबिलिटी एक्वायर कर ले, एनर्जी दे दो तुम, या अपने आप से कुछ ना कुछ उसमें कुछ भी डिसइंटीग्रेशन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी मतलब रिएक्शंस हो जाए, तो हेवियर जो न्यूक्लियाई होगा यानी आयरन से बड़ा, सिंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही है, क्या वो मीडियम न्यूक्लियाई में टूटना नहीं चाहेगा क्या, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना नहीं चाहेगा क्या? Yes, sir. ना? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हेवियर न्यूक्लियाइज टूट जाते हैं मीडियम न्यूक्लियाइज में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजन। क्या बोलते हैं बच्चों? Fission. है ना, यानी कि एक टूट के, एक न्यूक्लियस टूट रहा है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, 2 या 3 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है। ऐसे ही इसका अपोजिट, लाइटर जो न्यूक्लियाई है, क्या वो मीडियम न्यूक्लियाई नहीं बनना चाहेगा क्या? Yes, sir. हाँ Yes, शिखा sir. बोलो, क्या डाउट है? सर ये जो फिजन है एक बार दोबारा रिपीट कर दो। फ्यूजन और फ्यूजन पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें बताता है कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा, राइट? ये समझ में आई बात, स्टेबिलिटी के यस सर। बारे में बताता है ना, क्योंकि अगर स्टेबल न्यूक्लियस होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उससे पार्टिकल निकालना ही बहुत बड़ी समस्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, टूटना नहीं चाहते वो, खुश हैं वो अपने जीवन में। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन जब हमने करी अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, तो हमने देखा कि मास नंबर जब कम था, एल्यूमिनियम की बात हो गई है ना, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स थे, मान लो सोडियम, इन सब की बात, इनके लिए जब मास नंबर कम था तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम आ रही थी। जैसे जैसे हमने मास नंबर बढ़ाया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती गई, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ी, आयरन तक तो बढ़ी, 56 जब मास नंबर आया तब तक तो बढ़ी, 56 से जैसे हम आगे जाने लगे वो कम होने लगी। तो हमने नोटिस किया कि जो मीडियम साइज न्यूक्लियाई होते हैं ना, तो ज्यादा भारी ना ज्यादा हल्के न्यूक्लियाई जो होते हैं, 56 को हम मीडियम साइज बोल रहे हैं, 24 32 38 इनको हम बोल रहे हैं लाइटर, कि ये हल्के न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, मास नंबर कम है।
और 78 86 इनको हम बोल रहे हैं हैवियर न्यूक्लियाई, यानी भारी है ये। तो हमने आपको क्या बोला कि अगर मीडियम वाला स्टेबल है तो जो हल्के हैं वो मीडियम की तरफ आना चाहेंगे, सही बात है, यस सर। और जो भारी हैं वो भी मीडियम की तरफ आना चाहेंगे। यस यस सर। तो भारी वाले टूट के ही छोटे हो सकते हैं, जो चीज ऑलरेडी बड़ी है वो तो टूट के छोटी हो सकती है ना। यस सर। तो जो Yes, हैवियर है, हैवियर न्यूक्लियाइज हैं, जब वो टूटते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाइज में या स्प्लिट होते हैं मीडियम न्यूक्लियाइज में स्टेबिलिटी के लिए, उसको हम बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं? फिजन। और फ्यूजन का तुमने नाम सुना होगा, फ्यूजन मतलब जोड़ना है ना, फ्यूज करना, मिलाना है ना, इंग्लिश Yes, में sir. भी यही मतलब होता है इसका। तो फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, कि लाइटर न्यूक्लियाई जो है हल्के हल्के, उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए भाई लाइफ में। तुमने उनको हल्का छोड़ दिया इसका मतलब थोड़ी खुश है अपने जीवन में, वो उनको भी चाहिए कि तुम मीडियम न्यूक्लियाई बनाओ उनको, है ना, और थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो। तो वो क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना। आसान भाषा में अगर बात करें तो दे फ्यूज इनटू मीडियम न्यूक्लियस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। न्यूक्लियर न्यूक्लियर से फ्यूजन। फ्यूजन। ये समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अब बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्की बात? यस यस सर। सर। आगे चले। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये कुछ ऐसे अलग से नहीं है, पर इस पे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या होती है। क्यू वैल्यू मतलब इसकी बेसिकली क्वालिटी बता रहा है ये, है ना। एनर्जी से रिलेटेड है ये टॉपिक, टर्म एनर्जी से रिलेटेड है, और इसकी क्वालिटी बता रहा है बेसिकली। तो होता क्या है, लेट्स से कि जैसे आपने दो ए प्लस बी दो न्यूक्लियर को ऐड किया, है ना, सी प्लस डी में, ठीक है, दो सी ए प्लस बी का रिएक्शन हुआ, सी प्लस डी में उन्होंने क्या दिया, प्रोडक्ट दिया अपना, और इस प्रोसेस में थोड़ी एनर्जी निकल गई लेट्स से, है ना। अब ये भी हो सकता है कि एनर्जी लग भी गई हो, पर लेट्स से कि अभी निकल रही है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी निकलती है ना बच्चों इस प्रोसेस में, इसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं क्यू वैल्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्यू वैल्यू। अब कितनी एनर्जी निकली है वो डिसाइड करेगी कि आपकी क्वालिटी क्या रही है रिएक्शन की, न्यूक्लियर रिएक्शन की क्वालिटी कैसी रही है ना। कम निकली है एनर्जी, ज्यादा निकली है, तो इसलिए इसको क्यू वैल्यू से भी डिनोट करते हैं। ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है, पढ़ चुके हो तुम ऑलरेडी, लेकिन इस नाम से अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अब इसमें एक दो चीजें जो आप लिख सकते हो, जैसे कि अगर एनर्जी राइट साइड में हो, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, रिलीज यानी राइट साइड में होगी रिएक्शन की, राइट, यस यस। सर। राइट साइड में होगी ना रिएक्शन के, राइट साइड ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट साइड में मतलब, है ना। यस तो सर। आपका क्यू वैल्यू आप पॉजिटिव ले लोगे कि भाई क्यू वैल्यू जो आई है, एनर्जी की वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव, ठीक है। वहीं अगर आपका एनर्जी प्रोवाइडेड हो, इफ एनर्जी इज गिवन, है ना, या प्रोवाइडेड, यानी कि कहाँ पे आने वाली है ये एनर्जी, कहाँ आने वाली है, लेफ्ट साइड में, मतलब तुम्हें देनी पड़ रही है, रिएक्शन हो नहीं पा रहा है खुद से, तुम्हें करवाना पड़ रहा है, तो क्यू वैल्यू का वैल्यू, क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, नेगेटिव। ये तो हमने पढ़ा भी हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना। यस सर। तो बेसिकली क्यू वैल्यू कुछ अलग नहीं है, वही है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर इस नाम से आएगा तो इस नाम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो डेल्टा एम होता है वो हमने इस नाम, इस रिएक्शन की सिंस हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट का मास, एम सी प्लस एम डी। अरे यही तो होता है मास डिफेक्ट। अरे हाँ ना तो बोलो यार, यही तो होता है मास डिफेक्ट। यस रिएक्शंस में जो जो है, जो भी रिएक्टेंट्स हैं आपके, उनका जो मास है वो पूरा का पूरा थोड़ी कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, थोड़ा कम हो जाता है ना मास। अरे यस रिएक्टेंट्स का सर। मास ज्यादा होता है ना, तो बस वही लिखा है यहाँ पे। अच्छा, डेल्टा एम अगर तुम्हें दे दे ये एएमयू में, तो डायरेक्ट 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। यस यस। सर। ये तो समझ में आ गया होगा आप सबको, है ना। डेल्टा एम अगर एटॉमिक मास यूनिट में दे दे तो मल्टीप्लाई कर देना, और नहीं दे तो कन्वर्ट कर लेना। क्या होता है भाई, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू कितना होता है, अरे कितना होता है, कितनी केजी, केजी में कैसे कन्वर्ट होता है, 1 एटॉमिक मास इक्वल्स टू हाउ मेनी केजीज। बेटा अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, तो मैं अपनी तरफ से तो बहुत चीजें नहीं बता पाऊंगा फिर आप लोगों को। सर 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg. हाँ जी, वेरी गुड, 1.66 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 27 kg।
1 AU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। कूल, आगे चले। हाँ जी मुस्कान बोलो, क्या हुआ? सर यहाँ पे जो आपने लिखा है डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी, ये कैसे आया? बेटा आप मास डिफेक्ट निकाल रहे हो तो आप रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास ही तो माइनस करोगे, वही तो मास है जो डिफेक्ट हुआ है या रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ये तुमने पढ़ा हुआ है ना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी में भी, मास डिफेक्ट में भी। नहीं समझे आप? जैसे मान सर लो आपके पास एक ऑरेंज है और एक एप्पल है, ठीक है, एक ऑरेंज और एक एप्पल है। अब आपने उनका रिएक्शन कराया, आपने बनाया एक मान लो कुछ और बना दिया आपने, दो फ्रूट्स और बना दिए, एक्स और वाई। अब ऑरेंज और एप्पल का जो वेट है, मास है, जो मास है ऑरेंज और एप्पल का, क्या वो सेम रहने वाला है एक्स और वाई का भी, एक्स प्लस वाई का भी? नो सर। कम हो जाएगा ना। यस सर, और कम क्यों होगा? क्योंकि वो डिफरेंट है। डिफरेंट है। बेटा अगर आप रिएक्शन करा रहे हो और कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो रिएक्शन करा के, तो रिएक्शन में जो मासेस है वो तो है, इनिशियली तो जो मास है वो कहाँ से कम हो जाएगा? अपने आप थोड़ी कम हो जाएगा रिएक्शन के पहले ही, है ना। लेकिन जब रिएक्शंस हो गई हैं और कुछ प्रोडक्ट बन गया है, तो उस रिएक्शन में जो मास था वही तो यूज हुआ है, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ना, कुछ एनर्जी में। तो यस सर। प्रोडक्ट का मास तो कम आएगा ना रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट का ज्यादा था इनिशियली और लेटर ऑन कम हो गया। तो यही तो लिखा है हमने, ए प्लस बी का मास रिएक्टेंट का मास, इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट का मास, तभी तो जो बचा हुआ है, जो कन्वर्ट हो गया है, या जो डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट डेल्टा एम जो हम लिखते हैं, वो आएगा। आया समझ में मुस्कान? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना इस तरीका भी कैलकुलेट करने का। अब तुम्हारे लिए कुछ नोट्स बनाए मैंने, उनको आप पढ़ लेना। वैसे आपको फ्यूजन और फिजन समझ में आ चुका है ऑलरेडी, जो अभी हमने पढ़ा है वही होता है, ठीक है। इसको मैं आपको फिर भी एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिजन में क्या होता है, लेट्स से कि आपका एक न्यूक्लियस है ना, एग्जांपल ले रहे हैं हम, 140 इसका मास है, मास नंबर है 140। अब ये टूट गया तुम्हारा y और z में, किसमें टूट गया बच्चों ये? वाई से। y और z में, है ना। तो लेट्स से y का तो एटॉमिक नंबर था 80 और इसका था 60, ठीक है। अब इसमें कुछ एनर्जी बनेगी, अब जरूरी नहीं है कि 80-60 एग्जैक्ट हो, 80 और 659 भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि मास का कुछ डिफेक्ट हुआ नहीं है, और जो हुआ है अगर हुआ भी है तो मिनिमम हुआ है ना, कैलकुलेटेबल नहीं है, नेग्लिजिबल है, ऐसा मान लो। और कुछ एनर्जी निकलती है, राइट, yes है ना। अब तुम्हारा जो मास है एक्स का, एनर्जी जो डेल्टा ई है वो क्या होने वाली है, ये पढ़ा था हमने। डेल्टा ई वन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा एम सी स्क्वायर से। yes यस सर। डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या होगा? एम एक्स, यानी एक्स का मास माइनस, बोलो तुम खुद बोलो, my plus m sir एम वाई प्लस एम जेड सी स्क्वायर। यस सर। yes sir आ गया, समझ में आने लगा है अब थोड़ा थोड़ा कैसे होने वाला है, यस सर। ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा फिजन, सॉरी न्यूक्लियर फिजन, है ना, टूटना, एक का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटना। समझ में आई बात? यस सर। yes sir इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी तो डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होती है न्यूक्लियर फिजन में। न्यूक्लियर एनर्जी तो टूटे कम होगी ना बेटा, तभी तो टूट रहा है न्यूक्लियस, yes sir और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इस केस में, है ना, फ्यूजन से। दोनों के केस में आपका हो तो यही रहा है कि एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, दोनों के केस में, है ना। फ्यूजन में भी और फ्यूजन में भी एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, ठीक है। अभी फ्यूजन भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये समझ में आया सबको? यस सर। yes sir तो कुछ नोट्स हैं आपके लिए जो मैंने बनाए हैं, इनको पढ़ लेना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ये तो ये आपका है, एक आपने न्यूट्रॉन लिया, इसको आपने जो यूरेनियम 235 वाला जो है ना एलिमेंट, उस पे आपने क्या किया, ऐड कराया, तो ये यूरेनियम 236 बन गया, ठीक है। अब इसको आपने, इसका आपने फिजन किया, न्यूक्लियर फिजन, डिसइंटीग्रेट किया। बेरियम में
है ना, क्रिप्टॉन में और 3 न्यूट्रॉन में टूट गया ये। अब ध्यान से देखो 236 को हमने ब्रेक किया तो 144, 89 और 3 गुना जो 3 टाइम्स जो है 1 जिसका मास है न्यूट्रॉन है ना, उसमें टूटा है ये। समझ में आ रही है बात, कैसे यूरेनियम ब्रेक हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में, यस सर। है ना। तो ये है फिजन का एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही फ्यूजन होता है, अगर आपके 2 न्यूक्लियस या 2 एलिमेंट मिल रहे हैं एक में बनने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए ना, मिल रहे हैं बेसिकली, ऐड हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जानना। बाकी जो क्वेश्चंस जो आएंगे ना वो मास डिफेक्ट को इंक्लूड करते हुए आएंगे, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। क्यू वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, क्यू वैल्यू पढ़ने का दोबारा मतलब नहीं है। अब 2-3 तरह की रिएक्शंस होती है, जैसे कि एक तो होती है न्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन फिजन के केस में। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन से हम इंड्यूस करते हैं इस रिएक्शन को। क्या किया आपने, पहले तो न्यूट्रॉन को ऐड करा दिया 235, अब आपने 236 यूरेनियम बना दिया। अब ये जो है वो रिलेटिवली अनस्टेबल है, दोनों केसेस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, डेफिनेटली स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, तुमने न्यूट्रॉन को जब इंड्यूस किया यूरेनियम के साथ में, इंड्यूस किया मतलब 235 वाला यूरेनियम चुपचाप बैठा हुआ था, तुमने क्या किया, चुपके से उसमें न्यूट्रॉन ऐड करवा दिया। अब जैसे ही तुमने न्यूट्रॉन ऐड कराया तुम्हारा मास बढ़ गया। न्यूट्रॉन की वजह से मास बढ़ता है या एटॉमिक नंबर बढ़ता है? मास। मास बढ़ता है, मास नंबर बढ़ता है, सबको पता है ये बात, हाँ यस ना बोलो, ठीक है। अब यस तुम्हारा सर। यूरेनियम हो गया 236। अब इस 236 वाले यूरेनियम को शांति नहीं है, इसको करना है फिजन, ठीक है। ये है अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है तो ये ऑब्वियसली स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाएगा। जैसे ये बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा 3 न्यूट्रॉन्स इससे रिलीज होंगे और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, है ना, देन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा ऑब्वियसली ये। लेकिन इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फिजन बोला है। क्या बोला है हमने इसको, न्यूक्लियर फिजन। फिजन। वो क्यों पाया, क्योंकि हमने न्यूट्रॉन से इंड्यूस कराया इसको। 235 वाला इंटरेस्टेड नहीं था फिजन करने में, हमने जबरदस्ती न्यूट्रॉन से उसको 236 बनवाया, फिर हमने फिजन करवाया। बात समझ में आई सबको? यस यस सर। सर। अब ये 235 वाला यूरेनियम आपका किसी और एलिमेंट में भी टूट सकता था, ठीक है, एंटीमनी वगैरह में भी टूट सकता था, है ना, जेनॉन में भी टूट सकता था, स्ट्रोंटियम वगैरह। तो ये सब अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, इन सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सबको कि फिजन होता क्या है। समझ में आया सबको, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना फिजन का, यस सर। ठीक है। सो दिस इज ऑल फिजन इज अबाउट, एंड फ्यूजन में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ थोड़े बहुत जो है ना टॉपिक्स बोल लो या फिर नोट्स बोल लो, वो मैंने लिखे हुए तुम्हारे लिए, पीपीटी में बनाए हुए, इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट समझने वाला था वो हम कर चुके हैं, इसको रीड आउट करना है बस आपको, ठीक है। जैसे कि स्लो न्यूट्रॉन्स कॉज करते हैं फिजन को, दिस इज प्योर थ्योरी एंड इट विल नॉट बी इवन हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स, बट स्टिल अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो हो सकता है आपका काम आ जाए, कहीं पे बोर्ड्स में भी आ सकता है काम, ठीक है। तो बेटर बेटर यही है कि तुम लोग इसको एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है। रीड आउट का मतलब ही यही होता है कि एक बार पढ़ लो, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन फिजन इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एवरेज है। अगर आप यू 235 को डिसइंटीग्रेट कर रहे हो या इसका फिजन करवा रहे हो तो जो एवरेज एनर्जी निकलती है ना न्यूट्रॉन की, जो प्रोड्यूस होता है उसकी, वो होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ये कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, लेकिन अगर आप रीड आउट कर लोगे तो कहीं ना कहीं काम आ सकती है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हो जाएगा, ये Yes, रीड sir. आउट हो जाएगा। कुछ पार्ट थ्योरी के लिए भी होता है बेटा ना, उसको रीड आउट करना ही बेटर है, ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ो ही नहीं, ठीक है। कूल। एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, क्वेश्चन इस पे भी नहीं बनेंगे लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार क्योंकि पहले आ चुके हैं क्वेश्चन। रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ फिजन प्रोड्यूस बाय अ गिवन जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ फिजन बाय प्रीसीडिंग जनरेशन, यानी कि ये रेशियो बता रहा है अपने को किस चीज के बीच में, रेशियो जो नंबर ऑफ फिजन पहले प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, जो कि आपकी अभी वाली जनरेशन है न्यूट्रॉन की, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था। देखो, 2 न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, एक तो रिएक्शन के बाद जो आ रहे हैं और एक जो पहले हमने इंडक्शन में काम में लिया है। दिख रहा है सबको? एक तो बाद में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए और जो हमने इंडक्शन में काम लिए, ठीक है। तो उसके रेशियोज के बारे में मैं बता रहा है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। अगर ये इक्वल टू 1 होता है तो ये स्टेडी पावर ऑपरेशन के लिए रिक्वायर होता है, यानी कि मतलब ये एक के इक्वल टू 1 यानी कि स्टेडी
पावर ऑपरेशन हो जाएंगे आपके ना, कुछ भी डेंजरस नहीं होगा। आपके जो ऑपरेशन है, जो रिएक्टर है वो आपका क्रिटिकल, मतलब रिएक्टर है जो क्रिटिकल रहेगा लेकिन डेंजरस नहीं होगा। लेकिन अगर के ग्रेटर देन 1 हो जाए, है ना, न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, समझो ये रेशियो आपको बता रहा है न्यूट्रॉन्स कितने इनिशियली थे और बाद में थे उनके बीच में, ठीक। तो अगर के ग्रेटर देन 1 हो गया, प्रोड्यूस जो हुए हैं न्यूट्रॉन्स और पहले जो थे उनके बीच का रेशियो है, अगर के ग्रेटर देन 1 हो गया तो आपका एक्सप्लोजन हो सकता है रिएक्टर में। तो आपको ट्राई करना है कि के हमेशा 1 रहे, ठीक है। तो ये हमें के बताता है। देन ये कोर एंड कूलेंट इज, दिस इज जस्ट फॉर एनसीईआरटी और योर बोर्ड्स, दिस इज नॉट गोना कम इन योर एग्जाम। अगेन आई एम सेइंग you just need to read out, this is not at all important for NEET, but if you'll read out आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है ये, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। यस नोट्स सर। मैंने Yes, दिए हैं sir. अलग Yes, से, sir. आई प्रिपेयर्ड दीज नोट्स फॉर यू गाइज ओनली, कि आप इनको रीड आउट कर लो, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, तुम्हें बुक से भी मिल जाते हैं, पर मैंने वही वही टॉपिक वही वही पॉइंट निकाले हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है काम में आ जाए। तो इनको रीड आउट अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहें तो फिर अब आपकी मर्जी है। बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं सारे, जो जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अगेन हम फ्यूजन की भी बात कर लेते हैं। फ्यूजन की अगर हम बात करें तो हमने जैसे फ्यूजन के लिए पढ़ा था, फ्यूजन में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई मिल रहे हैं और उससे एक बन रहा है, फ्यूज हो रहा है बेसिकली, और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, लेट्स से कि डेल्टा E2 रिलीज हो रही है, डेल्टा E2 रिलीज हो रही है। अब तुम क्या डेल्टा E2 कैसे निकालना है वो बता सकते हो क्या बच्चों? डेल्टा MC स्क्वायर। कैसे निकालेंगे वो, वही तो पूछ रहा हूं मैं, बताओ। अब तक तो आ जाना चाहिए यार, ये तो बहुत बार करा चुका हूं मैं, मास डिफेक्ट वाला। मास ऑफ C माइनस मास ऑफ A प्लस B। अब तुम्हारा बेटा मास ऑफ सी कैसे माइनस करोगे, मास ऑफ सी तो कम होना चाहिए ना। यस सर, मास ऑफ A प्लस B माइनस मास ऑफ B। ये समझ में आया क्या यस सर। बच्चे, ये समझ में यस आया क्या सर। सबको? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। तो हम फ्यूजन में क्या कर रहे थे, फ्यूजन में हम कर रहे थे एक को स्प्लिट कर रहे थे दो में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो को मिला रहे हैं एक में बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो आपका ये जो है MX MY MZ, ठीक है, अगर आप इनकी बात करो। अच्छा, अगर आप इसमें एग्जाम्पल जो आपने लिया था, जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिया था ये वाला, इसकी आप बात करो, तो अगर आप इस केस में लिखना चाहोगे क्या डेल्टा E1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 टाइम्स EY। बताओ क्या लिखूंगा आगे, 60 टाइम्स EZ, है ना, माइनस क्या माइनस करूंगा बच्चों, 140 EX, यस सर। 140 EX, है ना। अब इसमें जो ये EX EY EZ है, ये सब क्या है पता है? व्हाट डू यू थिंक ये सब है? EX EY EZ क्या है सब? ये है आपके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। क्या है ये? बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी। पर न्यूक्लियॉन्स, है ना, XYZ के लिए, ठीक है। समझो ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या बताता था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये तो बताता था कि कोई भी पार्टिकल है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, है ना, उसको निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो अगर आप एक्स वाई और जेड इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हो, न्यूक्लियस को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हो, तो अगर आप इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप बता सको कि कितनी आने वाली है, ठीक है, और उसमें आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सको, तो आप निकाल पाओगे ना कि फ्यूजन और फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो हमारी बात, जो एनर्जी रिलीज हुई है फ्यूजन के केस में या फिजन के केस में, वो आप निकाल पाओगे अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स पता है इंडिविजुअली XYZ की, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि फिजन के केस में ऐड होता है और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, ठीक है, ये बात जो हमने पढ़ी थी।
ये वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी डिक्रीजेस। और फ्यूजन के केस में क्या होता है बच्चों? क्या होता है फ्यूजन के केस में, बोलो? न्यूक्लियर एनर्जी डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी इंक्रीज। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ना। इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये दोनों चीजें समझ में आई? यस यस सर। बाकी सब जो भी है आपका थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक तरीका है फ्यूजन कराने का। ऑल दिस ऑल इज रीडिंग मटेरियल, यू कैन रीड इट आउट। अगर इसमें कोई डाउट आता है ना तो आई कैन टेक इन नेक्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप रीड आउट भी नहीं करोगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो जस्ट दिस होल टॉपिक इज जस्ट टू रीड आउट जो भी आपको लिखा हुआ है। जो समझने वाला था वो मैं समझा चुका हूँ। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा बाकी का, लेकिन रीड आउट जरूर करके आना कल, पढ़ के जरूर आना। ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है? एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चलते हैं फिर। बेटा हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ठीक है, करो। इफ मास ऑफ द फिजनेबल मटेरियल इज लेस देन द क्रिटिकल मास, देन क्रिटिकल मास क्या होता है ये पता है? नो सर। तो पूछो ना, क्रिटिकल मास क्या होता है? देखो नाम से समझ में आ रहा है वैसे तो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। क्रिटिकल मास जो फिजन होता है ना, सर वॉइस ब्रेक तो जो होती है। जिस भी सब्सटेंस का फिजन हो रहा है, मान लो एक्स का फिजन हो रहा है, ठीक है, बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, सुन लो। तो जैसे कि मान लो एक्स का, वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर। यस बाकी लोगों को भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? यस सर, एम आई ऑडिबल बच्चों? एम आई ऑडिबल? अभी आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है, ओके। यस सर। यस। एम आई ऑडिबल बच्चों? अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस ओके। यस सर। स्क्रीन विजिबल है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो। ओके वेट। सर अब विजिबल है। यस सर। हाँ, तो हम क्रिटिकल मास के बारे में बात करते हैं बच्चों। क्रिटिकल मास क्या होता है? जो भी फिजनेबल सब्सटेंस है, यानी कि मान लो एक्स का फिजन हो रहा है, तो जो फिजनेबल सब्सटेंस है ना, उसका क्रिटिकल मास अगर हम बात करें उसके बारे में, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ तुम्हारा मटेरियल है, बेसिकली कितना मटेरियल चाहिए जो कि तुम्हारा चेन रिएक्शन जो होने वाला है ना, फिजन का चेन रिएक्शन होता है, वह डिसइंटीग्रेट होगा ना, मान लो फिजन हो रहा है तो टूट रहा है वो, तो जो तुम्हारी रिएक्शन है उसको कंटिन्यू कर पाए इतना सा एटलीस्ट मटेरियल होना चाहिए, इतना सा मास होना चाहिए। वो मिनिमम मास जो रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फिजन रिएक्शन, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मास। ठीक है, इस पर्टिकुलर मास पे
जो आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं ना एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, वो फिजन करवा पाते हैं दूसरे एटम्स को, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस सर। इसको नोट कर लो, मैं नोट भी करवा देता हूँ। मैं डिक्टेट करूं, लिखोगे तुम लोग? Yes, Yes, sir. sir. यस Minimum सर। amount of mass, the critical mass is minimum amount of mass or material required to self sustain, यानी कि खुद से सस्टेन कर पाए वो रिएक्शन। चेन रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रही है ना इस प्रोसेस में, फिजन में, वो सस्टेन कर पाए ना, इस बेसिकली फिजनेबल सब्सटेंस का मास है ये, क्रिटिकल मास। फिजनेबल यानी जिसका फिजन हो सकता है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इस मास पे बेसिकली न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं जो रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ वन फिजन रिएक्शन, है ना, जो कि आसपास वाले एटम्स को भी क्या करा सकता है, फिजन करा सकता है ना। हमने देखा था ना जैसे फिजन, न्यूट्रॉन का यूज किया था हमने यूरेनियम के साथ में फिजन कराने के लिए, याद आ रहा है आपको? यस सर। तो मिनिमम कितना आपका फिजनेबल मटेरियल अवेलेबल है, वो आपका क्रिटिकल मास होगा। अब आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप आंसर कर सकते हो उस क्वेश्चन का, इफ यू वांट टू ट्राई। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, अटेम्प्ट कर लो इसको। डी, ए, अलग अलग आंसर आ रहा है। Okay, so the correct answer is second option. The correct answer is second option. Okay, fission is possible, but the chain reaction is impossible. अगर आपका फिजनेबल मटेरियल का मास क्रिटिकल मास से भी कम हो जाए तो फिजन तो हो पाएगा, पर चेन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। एक बार फिजन तो हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना, लेकिन चेन रिएक्शन क्या नहीं हो पाएगी, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, चेन रिएक्शन खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही सबको? बेटा बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? है नो ना, सर। बोलो। हाँ, सर नहीं एक आ बार रही है? रिपीट। यस सर। अगर आपका फिजनेबल मटेरियल का मास, जैसे मान लो यूरेनियम का फिजन हो रहा है, उसका मास तुम्हारा कम हो गया क्रिटिकल मास से, तो फिजन तो हो जाएगा एक बार, लेकिन जो चेन रिएक्शन है ना, यानी कि फर्दर जो फिजन होने वाला है, वो नहीं हो पाएगा अगर क्रिटिकल मास से भी कम हो गया। क्योंकि क्रिटिकल मास क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मास होता है जो कि रिक्वायर होता है किस चीज के लिए, चेन रिएक्शन करवाने के लिए। अब आया समझ में? यस सर। है ना। क्रिटिकल मास टर्म अगर कभी आ जाए तो उसका मतलब यही समझ लेना कि अगर फर्दर रिएक्शन करानी है, फर्दर चेन रिएक्शन करानी है, तो उतना मास जरूरी है। अगर वो भी नहीं है तो नहीं हो पाएगी चेन रिएक्शन, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच यू कैन डेफिनेटली डू इन योर होमवर्क, ठीक है। इसको करके आना, दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, प्लस रीडिंग आउट के लिए मैंने काम दिया हुआ है, वो आप लोग करके आएंगे होमवर्क में। नोट्स रीड आउट का काम है, इसको करके आना अच्छे से, ठीक है। अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट क्लास ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। मे बी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, मे बी विल डू क्वेश्चंस, बट ये वाली क्लास तो लास्ट, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बाकी, ठीक है। डीपीपी में शेयर कर दूंगा, उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रेडियो एक्टिविटी मत करना, रेडियो एक्टिविटी अभी मैंने पढ़ाई भी नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है, ये मत करना। इसके अलावा पूरी डीपीपी आप कर सकते हो। क्या ये समझ में आई बात सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या आज की क्लास में? कुछ पूछना है किसी को बच्चों? नहीं? नो सर। ओके, देन विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। जो काम दिया है वो जरूर करके लाना।
ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।